तो फिजिक्स की एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स गति यानी कि मोशन के साथ आज यहाँ पर मैं फिर आप लोगों के बीच मैं हूँ विजय सर। आप लोग हैं इस समय आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस पर। तो आज यहाँ पर मोशन चैप्टर्स में होने वाला है कुछ खास, तो देखना इस वीडियो को आप सभी को पूरा अंत तक बिल्कुल बने रहिए। इस वीडियो में छोड़ कर नहीं जाना है आप लोग, क्योंकि आज मैं गति चैप्टर की बहुत बेहतरीन बातें बताने जा रहा हूं और साथ में ही मैं एक बात और बताने जा रहा हूं कि स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से बेहद ही मायने रखते हैं। क्योंकि चाहे जो कोई भी कंपटीशन हो, जनरल हो या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी कंपटीशन सेक्टर में आपके जो ये मोशन चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा ये मायने रखते हैं। और इसे मैं आज बिल्कुल डिजिटल तरीके से बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन सब चीज़ें मैं इसमें ला रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी पृथ्वी है और उसके बाहर जो पृथ्वी के एक ग्रह है वो पृथ्वी की तरह एक उसके चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। तो ये क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेनेट, ये ग्रह पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाती है तो गति कर रही है। तो गति का मतलब होता है कि अपने स्थान को एक जगह से दूसरे जगह बदलना, यही गति कहलाती है। और गति के साथ जो बात आती है वो आती है रेस्ट की। तो रेस्ट मतलब होता है विराम, यानी कि जो विराम होती है, विराम एक वो अवस्था होती है जब कोई वस्तु अपने स्थान को बिल्कुल ही परिवर्तित नहीं करता है, वो समय के साथ बिल्कुल एक ही स्थान पर रहता है, तो उसे हम रेस्ट कहते हैं, यानी कि विराम में कहते हैं। और जब यही वस्तु अपने स्थान को समय के साथ बदलते चली जाती है तो उसे हम गति कहते हैं। तो आइए आज हम कुछ यहाँ पर कुछ आप लोगों को सबसे पहले कुछ डिजिटल चीज़ दिखाते हैं यहाँ पर आप लोगों को मोशन को समझने के लिए। तो देखिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ये जो आपके यहाँ पर इस समय दिखाया जा रहा है एक डायग्राम है, वहाँ पर आप कुछ डॉट्स देख रहे हैं, कुछ रेड डॉट्स हैं और उसके साथ में ब्लैक डॉट्स हैं। आप रेड डॉट्स पर गौर करेंगे तो ये रेड डॉट्स जो हैं वो एक ही स्थान से आपके निकल कर वापस उस रास्ते से होकर बिल्कुल उसी स्थान पर वापस आ जाती है। और जो ब्लैक डॉट्स है वो एक स्थान से निकलकर वो दूसरी दिशा में बिल्कुल चले जाती है और वो फिर वापस नहीं आती है। तो ये गति यहाँ पर दो तरह की गति को यहाँ पर समझाने का कोशिश किया गया है। इसकी चर्चा हम लोग चैप्टर में करेंगे जब आप लोग को गति और विस्थापन और दूरी के बारे में। तो अब यहाँ पर जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं वो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग से एक भारी चीज़ लटकी हुई है और वो लगातार ऊपर नीचे एक ही स्थान पर कर रही है। तो यहाँ भी एक गति को समझाया गया है, हम इस गति के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये एक तरह की वृत्त वाली पथ पर गति करती हुई आपको नज़र आ रही है। आप गौर से देखेंगे तो ये वृत्तीय मोशन, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर आपके जो गौर करेंगे ये जो ग्रीन आपको एरो दिख रही है वो एक्सेलरेशन को बता रही है और वो आपकी एरो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही इंडिकेट करती है, चाहे ये कहीं भी घूम रही हो। यानी कि जो त्वरण होते हैं वो हमेशा पृथ्वी की केंद्र की ओर लगती है। तो इस तरह से आप लोगों ने गति की कुछ उदाहरण को देखा। आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर में जहाँ पर कि हम लोग गति को पूरी डिटेल्स में समझेंगे। तो ये थे गति के उदाहरण जिसको कि आपने देखा और गति किस किस प्रकार की हो सकती है हमने यह समझाने का प्रयास किया है। और अब बढ़ते हैं चैप्टर में। तो बढ़ते हैं अब आज के इस सेशन में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे बीच एक क्वेश्चन आता है कि गति क्या है, क्या होती है गति। तो हमें सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ गति। मानकर चलो कोई वस्तु इस समय पर यहाँ है, अभी अगर आपके 10 बज रहे हैं और 10 बजे ये वस्तु यहाँ पर है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ये वस्तु यहाँ पर नज़र आए, यानी कि 11 बजे ये वस्तु उस स्थान पर नहीं होकर दूसरे स्थान पर अगर आपको नज़र आए तो आपको क्या लगेगा कि इसने तो अपना स्थान बदल लिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि कोई वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाती है तो इसे ही हम लोग गति कहते हैं। तो आइए अब इसके परिभाषा को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इसी अवस्था को हम गति कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु गति में तब कहा जाता है जबकि दूसरे वस्तुओं के अपेक्षा उसमें स्थान में परिवर्तन होती है। और अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो गति का अर्थ यह होता है कि वस्तु के स्थिति में परिवर्तन। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है, जैसे कि आपने नदी में नाव को चलते हुए देखा होगा, हवा में वायुयान को उड़ते हुए देखा होगा, या जब आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो आपके पास जो अगल बगल की चारों ओर की चीज़ें हैं वो आपको फटाफट बदलती रहती हैं। तो आपको लगता है कि आप गति में हैं, तब ना आप जल्दी अपने नानी के यहाँ जाते तो आपको उत्सुकता रहती कितनी जल्दी हम मामा के यहाँ जाए, नानी के यहाँ जाए। तो ये आपको कब होता है ऐसा? जबकि आपके आसपास की चीज़ें बदलती हुई नज़र आती है। लेकिन जब गाड़ी एक प्लेटफार्म पे लगी रहती है तो आप 10 बजे देखोगे तो वही चाय वाले की दुकान दिखेगी, 11 बजे देखोगे तो वही चाय वाले की दुकान दिखेगी। जब भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे में तो हम कभी भी अपने नानी के यहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो इसे हम लोग विराम कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने विराम और गति के बीच का जो ये फासला है इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, क्या है विराम और क्या है गति। जब भी कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो विराम कहते हैं, और जब उसके स्थिति में लगातार परिवर्तन होते रहे तो उससे ही हम उस स्थिति को गति में कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों को गति की क्या क्या प्रकार होते हैं हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। गति के प्रकार, गति कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। आज के इस सेक्टर में हम लोग गति के प्रकार को देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला आपके बीच है रैखिक गति। रैखिक गति जिसे हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ। लीनियर मोशन, जब कोई वस्तु आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आवश्यकता हो तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख ले या फिर इसे अपने नोटबुक में नोट कर ले, बैठ जाएं एक नोटबुक लेकर, तब इस वीडियो को देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही यूनिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसे पूरा अंत तक देखें। तो जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को रैखिक गति कहते हैं। अब बात है इसमें सरल और वक्र दोनों की बात क्यों आई? तो जैसा कि अगर हम लोग NH पर चलेंगे तो ये तो सरल रेखा होगी, पर आप अगर हमारे गाँव की सड़कों में चलते हैं तो ये तो आपको इस तरह की ही दिखेगी, आप लोगों को तो मालूम ही है। लेकिन रास्ते कैसे भी हो, आप इस पर गति तो कर सकते हैं ना। तो जब चाहे आप सीधी रेखा में गति कर रहे हैं या फिर जो ये वक्र रेखा है आप उस पर गति कर रहे हैं, पर आप बढ़ तो रहे हैं, अपने स्थान को समय के साथ परिवर्तित कर तो रहे हैं। तो ऐसे गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। तो इसके अलावा भी गति बहुत प्रकार के होते हैं। कभी सीधी चलती है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे चलती हैं, कुछ चीज़ें गोल गोल चलती हैं, कुछ चीज़ें आपके मतलब कि आगे पीछे ऊपर नीचे सारा चीज़ एक साथ करती हैं। तो गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आपने सबसे पहला जो गति देखा वो है रैखिक गति, लीनियर मोशन। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, अब देखते हैं जो दूसरा प्रकार का गति होता है वो होता है आपके वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या होता है? तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि वृत्ताकार पथ, अगर ये गोल रास्ता है और आप इस गोल रास्ता पर इस तरह से दौड़ रहे हैं तो ये गोल गोल आपको लगेगा। तो ऐसे जो गति होते हैं इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जिस प्रकार अभी हमने आप लोगों को दिखाया कि ये जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी के चारों ओर कोई जो ग्रह होती है वो इसके चारों ओर गोल गोल रास्ते पे इस तरह से चक्कर लगाती है। तो जो ग्रहों की गति होती है वो वृत्तीय गति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन।
सर्किल मीन्स आप लोग जानते हैं, सर्कल मीन्स तो वृत्त होती है, और सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या होती है कि वृत्त के रास्ते पर चलना, यानी कि गोल गोल चलना, इसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा रेखीय गति और वृत्तीय गति। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले गति की ओर। तो अगली गति क्या है? दोलनी गति। दोलनी गति हम लोग पढ़ेंगे अब। तो इसे हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज के क्लास में पहले गति के प्रकार को, गति को, इन सब चीज़ों को अच्छी प्रकार से पहले समझ लेनी है। उसके बाद हम लोग गति के जो एक्सप्रेशन है और गति के जो न्यूमेरिकल हैं और गति से जुड़ी हुई बहुत प्रकार की बातें, उन सभी को हम लोग आसानी से समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन। तो दोलनी गति में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने झूला तो झूला होगा, तो जब भी आप झूला झूलते तो आप क्या देखते हैं कि एक निश्चित बिंदु पर आपने एक रस्सी लगा दी और उस बिंदु के आगे पीछे, है ना, ये इस तरह से गति करती है। या फिर ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, अगर कोई स्प्रिंग से जुड़ी कोई चीज़ हो तो ऊपर नीचे भी होती है। तो ऐसे गति को जो आगे पीछे या ऊपर नीचे करते रहे एक ही जगह पर, तो हम लोग इस प्रकार की गति को दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि दोलनी गति क्या होती है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जो चौथा प्रकार है वो है आवर्त गति। आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। तो आप लोगों ने पीरियड तो सुना होगा, जैसे कि आप लोग क्लास करते हैं स्कूल में, तो आपकी एक निश्चित पीरियड होती है, जैसे कि फर्स्ट पीरियड, फिर इतने समय के बाद सेकंड पीरियड होगा, थर्ड पीरियड आएगा। तो क्या होता है ऐसी गति जिसमें कोई कण आपके निश्चित समय अंतराल के बाद वो फिर से दोहराता है। जैसे कि आज आपके सूर्य पूर्व में निकलेंगे उस स्थान पे, और फिर कल जब सुबह आप उठेंगे तो फिर आप सूर्य को देखेंगे उसी स्थान पर निकलते हुए। आपने कल इंटरसिटी ट्रेन पकड़ी होगी प्लेटफार्म पर जाकर 7 बजे और सिल्लीगुड़ी पहुंच गए, और कल फिर जाएंगे 7 बजे, तो वो गाड़ी आपको वहीं पे नज़र आएगी। फिर 7 बजे आपको फिर इंटरसिटी वहीं से खुलेगी। तो ये 1 या 2 दिन तो नहीं होती है, हर दिन वही चीज़ होती है। तो निश्चित समय के अंतराल के बाद वो फिर क्या होती है, उस चीज़ को जब दोहराती है, तो इसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी कि वो चाहे अंतराल जो हो 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 सप्ताह का हो या घंटों का हो, जब ये एक निश्चित समय अंतराल पर उस चीज़ों को दोहराती है तो उसे हम लोग आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एक निश्चित अंतराल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है अब अनियमित गति। अनियमित यानी कि हम लोग इसे रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा अनियमित रूप से परिवर्तित करती है। जैसे कि अगर आपकी इंटरसिटी ट्रेन सुबह 7 बजे अगर पटना से खुलती है तो वो आपके 1 घंटा 2 घंटा बाद आपको तो मालूम चलेगी कि ये कोई निश्चित स्थान पे पहुंची होगी। अगर आप जानते कि इंटरसिटी ट्रेन की समय खुलने की पटना से 7 बजे है, अगर 8 बजे आपसे पूछे कोई तो आपको ये तो पता होगी कि इंटरसिटी अभी कहाँ पहुंची होगी, कहाँ पर होगी। लेकिन अगर हमारे घर के बगल के एक पेड़ पर बैठा हुआ एक पक्षी अचानक से उड़ जाए और 1 घंटे बाद कोई आपसे आकर पूछेगा कि ये पक्षी कहाँ गया होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? तो वहाँ पर क्या है कि उसकी गति की जो दिशा है वो उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो अनियमित है। एक मक्खी उड़ रही है, मधुमक्खी उड़ रही है, या एक कोई कुत्ता दौड़ रहा है, तो वो क्या है कि कहाँ से कहाँ जाएगा उसकी दिशा ना तो फिक्स है, ना ही वो उसकी कोई गति की कोई सीमा है। ऐसे ही गति को हम लोग अनियमित गति कहते हैं, यानी उसमें कोई
रेगुलेटरी नहीं होती है, कोई उसकी जो नियंत्रण नहीं होती है। वो जब मन जैसे चलेगी तो उससे हम लोग अनियमित गति करते हैं। जैसे मक्खी मच्छर, पक्षी का उड़ना, कुत्ते का दौड़ना, इस प्रकार की जो भी गति होती है उससे हम लोग अनियमित यानी कि रैंडम मोशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि गति के इन सभी प्रकारों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब आपके बीच आती है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होती है? आप लोगों ने कभी मेले आप लोग गए होंगे और उस मेले में आप लोगों ने झूला तो झूला होगा। तो आप लोग तो झूला में तो बहुत तेज गति से झूलते हैं, पर 8 बजे झूला पर बैठते हो और 8:15 पर झूला से उतरते हो, तो कहाँ पर बैठा और कहाँ पर उतरा? तो जहाँ बैठा वहीं पर उतरा, कहीं गए तो नहीं। तो क्या हुआ कि सिर्फ वहीं पर हम लोग घूमते रह गए, चक्कर लगा रहे हैं। वैसी गति जिसमें कोई कण एक ही बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन के घूमता हो, तो उस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। कोई स्थान परिवर्तन नहीं होगा, आप 2 घंटे तक घूमते रहोगे बस, क्या कोई परिवर्तन होगा स्थान में? तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? इस गति तो इसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो आप लोगों ने समझ लिया कि घूर्णन गति क्या होती है। तो एक ही बिंदु के चारों ओर जो गति होती है उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। तो ये जो थे आपके गति के प्रकार थे, कौन कौन थे? घूर्णन गति, अनियमित गति रैंडम मोशन, आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, दोलनी गति ऑस्किलेटरी मोशन, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन और रैखिक गति लीनियर मोशन। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार जो होते हैं वो गति के होते हैं। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स गति से संबंधित मुख्य बिंदु, यानी वो मेन पॉइंट्स जो कि आपके मोशन से रिलेटेड हैं और जिनका कि इस पूरे गति चैप्टर के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए देखते हैं कौन से ये बिंदु हैं। तो सबसे पहले आपके बीच जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी क्या होती है? आइए सबसे पहले अब इसे परिभाषा को समझते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी स्थान से चलना शुरू करते हैं, एक निश्चित समय पे आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर मानकर चलो आपको यहाँ पर कोई एक तालाब है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ आने के लिए आप इस तरह से आओगे, इस तरह से आपको यहाँ पर आनी होगी, या इस तरह से किसी तरह से आओगे, या फिर आपको इस तरह से यहाँ से घूमकर यहाँ पे जानी है, ताकि यहाँ मानकर चलो कोई झाड़ या ऐसा कोई है रास्ता नहीं है, तो यहाँ से आने के लिए इस तरह से आनी होगी। तो जो हम लोग एक दूरी तय करते हैं निश्चित समय अंतराल में, एक हम लोग रास्ता बना दिए, तो ये जो होती है इसे हम लोग दूरी कहते हैं। और ये क्या है? अदिश राशि होती है। दूरी मतलब कि इसमें हम लोगों को दिशा से कोई मतलब नहीं होती है। हम कहीं भी चले गए, एक निश्चित समय अंतराल में कोई भी मार्ग हम बना दिए, वो दूरी हो गई। लेकिन यह हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आप चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो दूरी जाएंगे, चाहे 1 ही मीटर चले या 10 मीटर या किलोमीटर चले, या फिर बहुत हम लोग माइल चल जाए, तो लेकिन पॉजिटिव होगी और कुछ ना कुछ तो वहाँ पे दूरी तय होती है, कुछ ना कुछ वहाँ पर आपका मार्ग बनता है। तो यहाँ पर ये दूरी हो जाती है। तो समझ गए डिस्टेंस क्या होती है। अब डिस्टेंस के बाद जो होती है आपके डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्टेंस का एक दूसरा रूप होता है विस्थापन। ये भी एक प्रकार की दूरी ही है, लेकिन इस दूरी में क्या है कि एक निश्चित दिशा में और 2 बिंदुओं के बीच, जैसे कि एक ट्रेन, अगर एक ट्रेन कोई एक स्टेशन से खुलती है
तो उसकी एक बिंदु फिक्स होती है कि उसे कहाँ जाना है। बिना किसी बिंदु के कोई ट्रेन नहीं चलती है। तो वहाँ पर दूरी के जगह हम लोग विस्थापन का प्रयोग करते हैं। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो होती है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि ये एक बिंदु से हमेशा चलकर एक निश्चित दूसरे बिंदु तक वो पहुंचती है और एक निश्चित दूरी वहाँ पर तय होती है, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। और उसकी एक दिशा भी निश्चित होती है। तो जहाँ दिशा निश्चित हो तो वो सदिश राशि होगी। और इसका जो मात्रक होता है, अगर आप देखेंगे तो दूरी का भी जो मात्रक होता है वो आपके मीटर ही होता है, और विस्थापन जो होता है उसका भी मात्रक एसआई मात्रक क्या है, मीटर ही होता है। क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ है कि उसके अंदर दिशा का अभाव है और यहाँ दिशा उसके साथ लगा हुआ है। तो लेकिन विस्थापन जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम कहीं भी पहले अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे और हम वापस फिर उसी बिंदु पर अगर हम आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, हमने दूरी तो ज़रूर तय की है, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन, वो जीरो है। इसलिए विस्थापन शून्य भी हो सकता है। दूरी तो वहाँ ज़रूर होगी पर वहाँ विस्थापन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर आपके जीरो माने जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप पहले इस बिंदु से आकर और भी अगर आप इधर थोड़ी और अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपकी वो ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। तो विस्थापन आपके पॉजिटिव, जब आप एक ही रेखा में सीधे चले गए तो आपने एक निश्चित दूरी तय की, एक जगह से दूसरे जगह गए तो वो धनात्मक विस्थापन हुआ। जब आप उसी जगह पर वापस लौटकर फिर उसी बिंदु पर आ गए और स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ तो वो आपका शून्य विस्थापन, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन जब आप उस स्थान से भी थोड़ा और पीछे चले गए पहले वाले स्थान से, तो वहाँ पर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी ऋणात्मक विस्थापन हो जाता है। तो उम्मीद है कि विस्थापन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। आज का मुख्य बिंदु जो है इस गति से रिलेटेड चाल, स्पीड। किसी वस्तु के दूरी की दर को चाल कहते हैं, यानी कितने समय में कितनी दूरी तय की, उसका एक निश्चित माप बना देते हैं कि तुमने 4 घंटे में 4 किलोमीटर चला तो प्रति घंटा 1 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारी चाल हो गई। तो ये जो दूरी की दर होती है इसे ही दूरी की दर कहते हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी जो होता है, ये दूरी की जो दर होती है वो चाल होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। और चाल क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेज पर डांस कर रहा हो तो वहाँ भी तो समय के साथ कुछ दूरी तो तय हो रही है, लेकिन उसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। चाल तो वहाँ पे है, डांस कर रहा है तो उसके अंदर चाल तो है, लेकिन उसके अंदर कोई दिशा नहीं है। तो इसलिए चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे वेलोसिटी की यानी वेग की, तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, अब क्या तभी हम दूरी के समय दर को चाल कह रहे थे, लेकिन जब विस्थापन होगी मतलब एक निश्चित दिशा में जब कोई दूरी तय होती है तो वहाँ पर विस्थापन होता है, और विस्थापन बटे समय को हम लोग वेग के रूप में जानते हैं। इसलिए वेग एक सदिश राशि होती है। तो जब ट्रेन चलती है तो हम लोग वेग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कोई जानवर दौड़ता है या नृत्य होता है या और भी कोई काम होता है तो वहाँ हम लोग चाल का प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति साइकिल लेकर कहीं चला गया तो वो चाल है, वेग नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी कोई फिक्स नहीं है, हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन जब एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी फिक्स हो जाए तो वहाँ वो वेग हो जाएगा। तो चाल और वेग एक ही चीज़ है, फर्क सिर्फ अदिश और सदिश का हो जाता है। तो आपके चाल का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोगों ने जो देखा
कि आपने दूरी और विस्थापन तो दूरी और विस्थापन जिस प्रकार से है उसी प्रकार से आपके चाल और वेग हो जाते हैं। जिस प्रकार से दूरी विस्थापन है उसी प्रकार से आपके चाल और वेग हो जाते हैं। दूरी अदिश, विस्थापन सदिश, चाल आपके अदिश और वेग आपके सदिश हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो खासकर जो फिजिक्स में हम लोग चाल से ज़्यादातर हम लोग वेग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें एक निश्चित दिशा और दूरी के साथ बात करनी है। इसलिए हम लोग वहाँ पर दूरी को छोड़कर विस्थापन की बात करते हैं और चाल को छोड़कर वेग की बात करते हैं। तो चाल और वेग में अंतर आप लोगों ने समझ लिया होगा और दूरी और विस्थापन की भी अंतर को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण जैसे कि अगर मान आप तो किसी गति से जा ही रहे हो, अगर मान के चलो आप कोई बाइक चला रहे हो तो आप किसी गति से ज़रूर जा रहे हो, लेकिन आपको क्या है कि गति को बढ़ाना है। आपने क्या किया और गति को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा और, यानी आप बोलते हो ना कि हम एक्सलेटर दे रहे हैं। तो ये जो एक्सलेटर मतलब क्या है, एक्सेलरेशन करना, त्वरण देना। जब आप गाड़ी को त्वरित करते हो तो वो क्या होता है कि आपका ज़्यादा तेज और तेज, तो उसके जो आपने वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में आप बार बार चेंजिंग ला रहे हो। तो ये जो वेग में परिवर्तन की समय दर होती है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग बराबर जो होती है वो आपके विस्थापन बट्टे समय हो जाती है, लेकिन जब त्वरण होती है तो त्वरण बराबर आपके हो जाते हैं वेग बटा समय। यानी कि वेग में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। और त्वरण का जैसा ही मात्रक होता है वो आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो घटता भी है और बढ़ता भी है। अगर मान के चलो गाड़ी आपकी बहुत तेज है तो आप रुकने के लिए उसकी गति को घटाओगे तो उसकी वेग जो उसको कम तो करोगे। तो जब वेग घटता है तो उससे हम लोग त्वरण के जगह पर मंदन कहते हैं। यानी जो आपने एक्सेलरेशन दिया उसको आप लोगों ने क्या किया, रिटार्डेशन कर दिया। यानी कि गति को घटाना वो रिटार्डेशन मंदन होता है और गति को बढ़ाना वो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। तो आपने समझ गया एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, त्वरण और मंदन क्या होती है। ऋणात्मक जो आपके त्वरण होते हैं उसे हम लोग मंदन कहते हैं, घटते हुए वेग को। तो आप लोगों ने जो त्वरण है ऋणात्मक त्वरण उसको भी समझ लिया। तो त्वरण एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक आपकी होती है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होती है, जिसे हम लोग छोटी जी से सूचित करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होती है जो कि पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि पृथ्वी किसी वस्तु को तेजी से अपनी ओर खींच लेती है, किसी वस्तु को धीरे से खींचती है। तो ये वस्तु के मास पे डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका आपका जो होता है संकेत जी होता है, और ये जी जो है अलग अलग वस्तु पे अलग अलग प्रकार से लगता है। तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का भी जो मात्रक होता है वो आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण दोनों को समझ लिया होगा और ऋणात्मक और धनात्मक त्वरण मंदन को आप लोगों ने समझ लिया। अब आपके बीच है आपेक्षिक वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग क्या होती है, तो जब हम लोग किसी वस्तु के दो वस्तुओं में तुलना कर देते हैं उसके वेग की, तो तुलना जो होती है उसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। मानकर चलो अगर आपके साथ एक आपने बाइक ली और आपका एक साथी भी एक साथ बाइक, दोनों आप साथ साथ जा रहे हो, बातचीत करते करते आराम से बढ़ते जा रहे हो, और आप लोगों को पता चल रहा है कि दोनों, ऐसा लग रहा है कि दोनों हम लोग एक ही स्थान पर हैं। मतलब जा तो रहे हो लेकिन लगेगा कि हम लोग साथ में ही हैं, क्योंकि वहाँ तो आप दोनों के जो बीच डिफरेंस तो नहीं बढ़ रही है ना।
आपके जो बीच की डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं हो रही है। तो ऐसे क्या होती है, इससे हम लोग आपेक्षिक गति कहते हैं, जो कि दो प्रकार के हो जाती है। एक तो एक ही दिशा में होती है, लेकिन जब आप मानकर चलो आप बाइक लेकर इस ओर गए और दूसरा दोस्त आपके इस ओर गया, तो आप अगर 10 किलोमीटर चले और ये भी 10 किलोमीटर चला, तो सेम टाइम में आपकी जो दूरी हो गई वो एक दूसरे के बीच 20 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ पे दो प्रकार की आपेक्षिक गति होती है, एक तो एक ही दिशा में, लेकिन जब आप एक ही दिशा में जाते हो तो दोनों की चाल अगर 10-10 है तो आपको 0 ही चाल लगेगी, क्योंकि दोनों में से कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है, किसी की जो डिस्टेंस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो रही है। तो ऐसे हम लोग इस गति को जो इस दो वस्तुओं की गति की जो कंपैरिजन होती है, तुलना की जाती है, उसे हम लोग यहाँ पर रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने गति के इन विभिन्न बातों को आप लोगों ने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। जब एक ही दिशा में गति होती है तो वहाँ पर क्या होती है कि दोनों की गति घट जाती है, और जब विपरीत दिशा में गति करते हैं, एक आपके इस दिशा में जाएगी और दूसरी इस दिशा में जाएगी, तो ऐसे गति को हम लोग, इसमें क्या होता है, दोनों की गति आपस में जुड़ जाती है और गति ज़्यादा तेज हो जाती है, लेकिन एक ही दिशा में गति स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो रिलेटिव मोशन को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आज यहाँ पर जो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, उसमें आज के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम लोग एक झलक में देख लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके स्क्रीन पर इस समय आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्वाभाविक अवस्था क्या है। तो किसी वस्तु की स्वाभाविक अवस्था जो होती है वो विराम अवस्था होती है, क्योंकि ज़्यादातर कोई वस्तु हमेशा वो विराम की ही अवस्था में रहना चाहता है। तो वस्तु की स्वाभाविक अवस्था विराम की अवस्था होती है। दूसरा आपके बीच है वस्तुओं की गति के बारे में पूर्णता भिन्न संकल्पना किस वैज्ञानिकों ने दी थी। तो वस्तुओं की गति के बारे में दो वैज्ञानिकों ने दी थी, एक गैलीलियो और एक आइजैक न्यूटन ने। यानी कि गति के बारे में पूर्णता भिन्न संकल्पना, यानी कि दो वस्तुओं में जो गति होती है तो उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको पूरी तरह से अच्छे से समझाया गैलीलियो और न्यूटन ने। तो वस्तुओं की गति के बारे में पूर्णता भिन्न संकल्पना किन वैज्ञानिकों ने दी थी, गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने। उसके बाद आपके हैं कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अगर कोई वस्तु मानकर चलो बगल में आपके रखी हुई है, आप इसको उठाकर दूसरी जगह लाना चाहते हो तो आपको उसे खींचना पड़ेगा या धकेलना या उसे ठोकर लगाना पड़ता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमें बल लगाना पड़ता है। किसी वस्तु की जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या करना होता है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए बल लगाना पड़ता है। अगला आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं कि खींचने धकेलने और ठोकर लगाने की क्रिया पर किसकी अवधारणा आधारित है। तो खींचने धकेलने और ठोकर लगाने की क्रिया पर बल की अवधारणा होती है, वहाँ हम लोग बल लगाते हैं। फिर है कि वस्तु को खींचना धकेलना ठोकर लगाना किस प्रकार की युक्ति है, वो क्या है, वस्तु को गति देने की युक्ति है। वस्तु को गति देने की युक्ति क्या होती है, वस्तु को खींचना धकेलना ठोकर लगाना। अब अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि बल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसी वस्तु के वेग का परिमाण बदलने या उसका आकार बदलने या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। बल का प्रयोग हम क्यों करते हैं, या तो किसी वस्तु के वेग के परिमाण को बदलना है या आकार बदलना है या उसकी गति की दिशा बदल देनी है। इसके जो होते हैं हम लोग वेग के परिमाण को बदलने की क्रिया को हम लोग बल बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है कि किसी स्थान पर रखा कोई पिंड किस अवस्था में गति नहीं करता है। तो संतुलित बल की अवस्था में वह गति नहीं करता है। जैसे बल दो प्रकार के होते हैं, एक आपके होते हैं असंतुलित बल और एक होते हैं आपके संतुलित। असंतुलित बल क्या होता है कि अगर मानकर चलो ये कोई वस्तु है और अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर इसकी फोर्स यहाँ पर कम हो जाए और इसकी फोर्स, ये वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो जाए तो ये वस्तु यहाँ से घसक जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ पर इसमें कोई और दूसरा फोर्स इस तरफ से काम करे या फिर इस वस्तु की ही ऐसी हो जाए कि यहाँ पर इससे अगर कम पड़ जाए तो ये वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो किसी पिंड को खिसकाने का कार्य तब होता है जब असंतुलित बल कार्य करता है। यानी असंतुलित बल वह होती है जो कि उस वस्तु से ज़्यादा ताकत लगाती है, इससे हमेशा क्या करती है, वो ज़्यादा ताकत का प्रयोग करती है, तो उसे हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 9 नंबर में कि वस्तु को खिसकाने के लिए लगाए गए बल की किस दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल हमेशा जो काम करता है वो विपरीत दिशा में करता है, क्योंकि हम लोग जैसे चलते हैं तो हम लोग को ताकत लगती है चलने में, तो क्योंकि हम उसके हमारे चलने के विपरीत घर्षण बल काम करता है, जिसके कारण हमारी चलने की जो गति है उसका विरोध होता है, तो इसलिए हमें वहाँ पर दिक्कत होती है। और घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है, तो घर्षण बल जो उत्पन्न होता है वो आपके दो सतहों के बीच उत्पन्न होता है। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। जब भी घर्षण उत्पन्न होगा बिना किसी सतह के घर्षण उत्पन्न कभी नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु को किस अवस्था में धकेला जा सकता है। तो घर्षण बल से अधिक बल लगाकर, मान के चलो कोई ऐसी जगह पर चिपकी हुई है जहाँ की वहाँ पर घर्षण बल बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप धकेलोगे तो उसे नहीं धकेल पाओगे। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि किसी वस्तु को हम तब धकेल सकते हैं जब वहाँ घर्षण बल से हमारा बल अधिक हो जाए। अगला है कि आनत तल पर कांच की गोली के वेग का क्या प्रभाव पड़ता है। आनत तल क्या होती है कि मतलब जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं, इस तरह की जो तल होती है उसे हम लोग यहाँ पर इसे हम लोग आनत तल कहते हैं। तो गोली मतलब यहाँ से अगर कोई गोली डालेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वेग बहुत तेज हो जाएगी, ये तेजी से लुढ़कता चले जाएगा। तो आनत तल पर कांच की गोली का वेग का प्रभाव क्या पड़ता है, उसका वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरती है। तो यहाँ पर क्या हमने अभी आपको बताया था, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, एक असंतुलित बहुत बड़ी मात्रा में गुरुत्वीय बल काम करती है और वही गुरुत्वीय बल किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए वो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की दिशा बदलने के लिए कैसे बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु की दिशा बदलने के लिए हमेशा असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन अब है 15 नंबर। कोई वस्तु कुछ दूर लुढ़कने के बाद क्यों रुक जाती है। तो कोई वस्तु लुढ़केगी लेकिन अगर वहाँ पर उसे ज़्यादा देर तक कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल नहीं मिलेगा, तो ये क्या होता है, ये घर्षण बल के कारण इसका विरोध होते जाता है और वो अंत में रुक जाता है। तो लुढ़कने के बाद क्यों रुक जाती है, घर्षण बल के कारण रुक जाती है। तो घर्षण बल को किस प्रकार घटाया जा सकता है। तो अगर कहीं पर घर्षण ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चिकना बना देते हैं, यानी समतल सतह पर लुब्रिकेंट का लेप लगा। लुब्रिकेंट मीन्स कोई चिकना चीज़ होता है जैसे कि ग्रीस, मोबिल तेल, ऐसा कोई चीज़ लगा दे, लुब्रिकेंट के लेप से हम लोग घर्षण बल को घटा सकते हैं। अगला है कि गति के 3 नियम किसने दिए थे। तो गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने बल और गति संबंधी किसके विचारों को आगे बढ़ाया था। तो उसने गैलीलियो के विचारों को आगे बढ़ाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है। तो यहाँ पर हम लोग अब इस सभी क्वेश्चंस को हम लोग जो अपने अब अगले जो इस क्लास होगी क्लास 2 में, अब इसमें सभी क्वेश्चंस को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देख ले। अगले क्लास में आपके बीच यहाँ पर आने वाली है बेहतरीन चीज़ें जिसको हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो आज के यहाँ पर जो सेशन में आप लोगों के लिए बस इतनी बातें थी। तो इसके साथ ही आज के क्लास को यहाँ पर देते हैं अब मोशन से रेस्ट। तो तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जो लोग नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन सारी जानकारी आप लोगों को बराबर मिलती रहे, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तैयारी करने में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो बने रहिए इस विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस के चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के बीच में, विजय सर। तब तक के लिए गुड बाय।